सफलता उन्हीं के कंठ में जयमाला पहनाती है जिनमें साहस, शौर्य, संकल्प और समर्पण समान अनुपात में मिलते हैं। यह कहानी इन चीजों के संतुलन की एक जीती जागती गाथा है। अगर दुनिया का सबसे निराश विद्यार्थी भी इस पुस्तक को एक बार पढ़ ले तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। मानसिक संघर्ष का एक विश्वसनीय दस्तावेज है यह पुस्तक। मेहनत, मोहब्बत और जुनून की इस सच्ची दास्तां में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं माही और आज मैं आपको सुनाऊंगा जीवन की एक सच्ची गाथा। एक विद्यार्थी जो 12वीं क्लास में फेल हो गया लेकिन पहुंचा मुंबई के कमिश्नर की पोजीशन तक। एक आईपीएस बनकर जवाब दिया उन सभी चुनौतियों को जो उसके जीवन में आईं, उन संघर्षों को निचोड़ दिया जो उसके जीवन में आए थे और कहानी लिख दी इतिहास के पन्नों में कि हारा वही जो लड़ा नहीं। इस कहानी का शीर्षक भी यही है दोस्तों, 12th फेल, और टैगलाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं मैं अनुराग पाठक जी का भी, जिन्होंने इस पुस्तक के एक एक शब्द को इतनी बेहतरीन तरीके से पिरोया है। अनुराग पाठक जी इस कहानी के नायक मनोज शर्मा जी के मित्र हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और अनुराग पाठक जी खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं। इस कहानी के नायक मनोज शर्मा एक आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं इस कहानी को और जानते हैं कैसे एक मुरैना जिले के मध्य प्रदेश राज्य के छोटे से गांव बिलग्राम के एक छोटे से बच्चे ने अपने जीवन के संघर्षों से टकराते हुए कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, कैसे उसने कभी हार नहीं मानी, क्यों उसकी कहानी प्रेरणादायक बन गई। चलिए इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस कहानी के दौरान दूंगा। इस कहानी में बहुत ज्यादा साहस और शौर्य की एक गाथा है, मोहब्बत की भी एक स्टोरी है। इस कहानी में जलन भी है, इस कहानी में दुश्मनी भी है, इस कहानी में फैमिली के इमोशंस भी हैं। इस कहानी पे मेरी तरफ से तो मूवी बननी चाहिए जिस तरीके की ये कहानी है, क्योंकि ये सच्ची कहानी है। दिस इज नॉट अ फिक्शन स्टोरी, इट इज अ रियल स्टोरी। और मनोज शर्मा जी कुछ समय पहले डीआईजी थे, अभी वो मुंबई में कमिश्नर की पोस्ट पर तैनात हैं। चलिए मैं शुरू कर देता हूं उनकी कहानी उनके स्कूल के टाइम से। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यही हैं वो मनोज शर्मा जी जो इस समय मुंबई में कमिश्नर हैं। इन्हीं की ये कहानी है। आपको देखने में सीधे साधे लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। चलिए मैं इनकी कहानी शुरू कर देता हूं और आपसे अनुरोध है कि बस जुड़े रहना, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी ये कहानी। ये मेरा पर्सनल आग्रह है क्योंकि मैंने ये पुस्तक पढ़ी हुई है, मैं जानता हूं ये कितनी प्रेरणादायक कहानी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलो इसको शुरू कर देता हूं। देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं बुक का शीर्षक ही 12th फेल था। तो अभी मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा, इनका गांव जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलग्राम मुरैना जिले में जो चंबल बीहड़ इलाके में पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ के ये रहने वाले हैं। आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जिससे आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगी। सबसे पहले तो इस कहानी के नायक हैं मनोज शर्मा जी। उसके बाद इस कहानी की जो हीरोइन है, जो नायिका हैं, वो हैं श्रद्धा। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं पांडे जी, बहुत ही मजेदार व्यक्ति हैं, आपको आगे कहानी में बताऊंगा। ये इस कहानी के विलन भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हर तरीके का रोल है इनका। और बाकी के दो शख्स से आपको मिलवा दूं, एक इनकी मदर जिनसे इनका बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं मम्मी से अपनी से, और एक है इनके फादर साहब एक तरह से वो चाहते हैं कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, मतलब हमेशा अपने डिपार्टमेंट में झगड़ा करते रहते हैं। इनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको आगे बढ़ते बढ़ते इनकी कहानी भी सुनाऊंगा। चलिए दोस्तों मैं शुरू कर देता हूं। अब आपको बताऊं कि सबसे पहले कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो था, वो वहीं गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। घर में पैसे नहीं थे, कुछ इतनी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन इस बच्चे को मैथ में, मतलब मैथ से और साइंस से तो लगा भी नहीं था बिल्कुल, यानी एक तरह से ये समझिए बिल्कुल खत्म। हिंदी बस आती थी, इतना है। अब इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा महान, इस टाइप के ये व्यक्ति थे।
तो अब क्या हुआ कि ये इनके जो बीहड़ वाला इलाका है, तो बीहड़ वाले इलाके में नकल चलती है, आप सभी जानते हैं। बीहड़ का मतलब है बंदूक। वो पान सिंह तोमर एक मूवी है जो बीहड़ में बनी है, वहां एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो जो बागी होते हैं वो वहाँ की फेमस एक कहानी है, उन सब पे बंदूक मिलती है। तो यहाँ क्या होता है कि मुरैना जिले के स्कूल हैं, उन लोगों में बंदूक के दम पर वो चुनाव करवाते हैं और बंदूक के दम पर ही करवाते हैं एग्जाम पेपर। तो ऐसे ही ये पढ़ते पढ़ते नकल करते करते जैसे ही पेपर आता था स्कूल में, बस भैया जैसे ही स्कूल में पेपर आया मास्टर बोर्ड पे लिखने लग जाता था उनके आंसर। तो ये ऐसे करते करते पास होते चले गए। अब इनकी जो परीक्षा थी वो आई 12वीं की परीक्षा। अब 12वीं की जब परीक्षा आई तो इनके साथ हो गई एक मिस हैपनिंग। वो क्या हो गई कि ये तो भाई ऐसे ही रात भर मूवी देख के सुबह के, अब सुबह तो मास्टर साहब लिखवाएंगे ही बोर्ड पे, तो पढ़ने की जरूरत क्या है, बस ये चले गए सुबह उठ के। अब भाई ये जैसे ही सेट हुए वहां बोर्ड पे, जैसे ही आंसर लिखने के लिए जो मास्टर साहब हैं वो तैयार हुए कि भाई बैठ जाओ, आपको बोर्ड में पास करवाता हूं। अब वहां जैसे ही वो तैयार हुए, वहां क्या हो जाता है, वहां आ जाता है अचानक से फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब, और फ्लाइंग में भी कौन आया, एसडीएम का दौरा हो गया डायरेक्ट। एसडीएम यानी डिप्यूटी कलेक्टर इनके स्कूल में। अब एसडीएम साहब डायरेक्ट आ गए, एकदम से इधर उधर जो भी नकलची थे सब इधर उधर भाग गए। मास्टर साहब एकदम स्टॉप हो गए, रुक गए। प्रिंसिपल साहब बाहर आ गए, गाड़ियों में से धड़ाधड़ पुलिस उतर गई, सबने सल्यूट, यस सर यस सर यस सर। अब भाई ये आए, अब वो बैठे वहां, उन्होंने कहा यार यहाँ तो चीटिंग हो रही है, बंद करो ये सब। उन्होंने यहाँ सब कुछ बंद करा दिया। अब वो जो वहाँ के खेले खाए मास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उनको लगा कि हमेशा की तरह क्या होगा कि ठीक है 10-20-50 मिनट के लिए पुलिस आती है, चेक करके अपना लौट जाएंगे। लेकिन भाई साहब आपको एक बात बता दूं कि वहां पे जो एसडीएम आए हुए थे वो बड़े तेज तर्रार थे, आईएएस ऑफिसर। वो क्या थे, उन्होंने ठान लिया कि भाई अब मैं इनको सुधारूंगा, मैं सुधारूंगा इनको, नकल को, इनकी को। और उन्होंने भाई साहब क्या किया, वो वहां पे चेयर डालकर बैठ गए इन्हीं के कॉलेज में। इनका तो दिन ही खराब था उस दिन, तब इनके कॉलेज में चेयर डालकर बैठ गए। भाई कोई एग्जाम बिल्कुल भी नकल नहीं हुई, ऐसे ही बैठ जाते वो तो आके। अब भाई क्या हुआ कि अब सिस्टम ऐसा ही बन गया कि वहां बिल्कुल कोई नकल नहीं, कुछ नहीं। अब इनका सब में अंडा हो गया मामला, क्योंकि पढ़े लिखे तो बिल्कुल थे ही नहीं। अब क्या हुआ भाई, ये लोग बाहर निकले, इन्होंने देखा कि यार ये तो एक आदमी ने पूरा सिस्टम ही हिला दिया, चक्कर क्या है ये। तो अब सब चले गए भाई। अब एक चीज देखो, यहाँ स्कूल लिखा है ना, इसकी एक बात और मैं बता दूं इसको कि ये बचपन में जब कमजोर थे ना, जो जो व्यक्ति कमजोर होता है गांव में, वो चाहता है हमेशा मैं दूसरे को होशियार दिखूं, मैं दूसरे मेरी कैसे भी बढ़ाई करे कि भाई ये बच्चा बहुत होशियार है। तो इनकी क्या थी कि ये जब पढ़ते थे तो मैथ में ये सबसे कमजोर थे। तो ये क्या करते थे, छत पे जाके मैथ के फॉर्मूले जोर जोर से पढ़ते थे जब स्कूल टाइम में थे, कि A+B का होल स्क्वायर ऐसे करके। तो जो अगल बगल वाले लोग थे वो कहते थे कि भाई ये लड़का तो पढ़ने वाला है, रामवीर शर्मा का लड़का पढ़ने वाला है। इनके पिताजी का नाम था रामवीर शर्मा। तो इनको बहुत खुशी मिलती थी। अब जब इन्होंने पावर देखी एसडीएम की कि यार इसने तो पूरा सिस्टम ही हिला के फेंक दिया। अब क्या हुआ भाई, अब इन्होंने एग्जाम तो दे दिए, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया था। तो अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो रिजल्ट का वेट हो रहा था। उसके बीच में एक इनके गांव में हो रहा था टूर्नामेंट, उसमें हो रहे थे मैच। अब इनको क्या था, मैच में जाना था, लेकिन टूर्नामेंट में जाने के लिए फीस लग रही थी उस टाइम 10 रुपए। अब आप कल्पना कीजिए कि इस व्यक्ति पर, इस बच्चे पर 10 रुपए नहीं थे। ये गया अपनी मम्मी के पास, उन्होंने कहा मम्मी मेरे को 10 रुपए चाहिए, कैसे भी मुझे मैच देखना है। मम्मी ने कहा बेटा मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। पिताजी का क्या सिस्टम था, फादर मैं बता दूं आपके, कि वो कृषि विभाग में जॉब करते थे, और वहां जाकर उन्होंने कोई बात अनबन हो गई साथ वालों से, उन्होंने उसके रख दिए 2-4 चांटे, वो हो गए सस्पेंड। वो इनके पिताजी, मतलब वो हमेशा कैसे कहते थे कि तुम सब बेईमान हो, तुम सब जो है कामचोर हो, मैं इस देश को बदल दूंगा, इस टाइप की भावना थी, मतलब उनकी अलग ही दिमाग में रहते थे वो अपने। तो उन्होंने क्या करा, वो हो गए सस्पेंड। तो इसलिए सैलरी वैलरी कुछ आ नहीं रही थी, घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था इधर उधर से मांग के। अब भाई इनको 10 रुपए नहीं मिले, अब कैसे भी करके ये यहाँ घुस गए, ये समझो आप क्रिकेट मैच में। तो यहाँ हो रही थी कमेंट्री, तो गाँव में तो आप जानते हो कैसी कमेंट्री होती है। तो अभी देखो मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाऊंगा इसमें, थोड़ी चीजें स्किप भी करूंगा, लेकिन मैक्सिमम इस कहानी का निचोड़ आपको पहुंचा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि गांव में वो उल्टी सीधी कमेंट्री कर रहा था, तो वहां जो बैठे थे उसको देखने आए थे मैच को, तो वो देखने आ गए एसडीएम साहब वही। और उनका नाम वैसे तो रियल नाम नहीं है इसमें, नेम इसमें जो है वो है काल्पनिक है, उनका नाम दुष्यंत सिंह बताया गया इसमें। तो जो दुष्यंत सिंह थे एसडीएम साहब, वो इस मैच को देख रहे थे, तो उन्होंने इसको भगा दिया कि क्या ये उल्टी सीधी बेवकूफ़ों वाली कमेंट्री कर रहा है। तो वो व्यक्ति वहां से चला गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो अब लोगों ने क्या करा, मनोज शर्मा को माइक दे दिया कि भाई थोड़ी देर आप देखो यार, इसको कुछ तो बोलो यहाँ पे।
अब मनोज शर्मा ने जब ये जो बच्चा था जब इसने कमेंट्री करी तो वो बोलने में बहुत अच्छा था, तो बोलने में माहिर था, तो इतनी अच्छी कमेंट्री करी कि वो एसडीएम साहब को भाग गई। अब एसडीएम साहब को भाग गई तो मैच खत्म होने के बाद एसडीएम साहब ने मनोज शर्मा को बुलाया, कहा बेटा आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, शाबाश, आप तो पढ़ने में बहुत अच्छे हो गए, मुझे ऐसा लगता है, चलो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ऐसे शाबाशी देके वो चले गए। अब भैया क्रिकेट मैच तो हो गया खत्म, अब आने वाला था रिजल्ट का टाइम। अब रिजल्ट का टाइम आने वाला था तो फैमिली में चर्चा होने लगी। फैमिली में इनकी में वही पिताजी को तो ये लगता था कि सब कुछ मोह माया है दुनिया में। अब जैसे ही रिजल्ट आया भैया, इनके चाचा जी, उनका नाम था रामवीर सिंह, पिताजी का नाम था, और चाचा जी का नाम था श्याम सिंह, वो भागे भागे आए एकदम से, और भागे भागे आए, उनको बहुत मजा आया। उन्होंने भागे भागे आके कहा, अरे फेल है गयो मोड़ो, फेल है गयो। ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, उधर ऐसे ही बोलते हैं। अरे भैया अपने भाई से कह रहे थे, यानी मनोज शर्मा जी के पिताजी से, कि फेल है गयो मोड़ो। अब भाई अब वो सुन ही नहीं रहे। अरे बोले फेल हो गया आपका लड़का, मैंने पहले ही कही थी कि आप अपने साथ रखते थे तो ये पास होता था, अब ये गांव में आ गया। मतलब 8th क्लास तक ये अपने फादर के साथ रहते थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, फिर ये परमानेंट गांव में आ गए। तो अब उन्होंने ये टोंट मारा, ये मिर्ची लगाई कि जब आपके साथ रहता था तब पास होता था, अभी ये फेल हो गया, मतलब इसको यहां से ले जाओ। अब इसके पिताजी ने कहा, अरे फेल हो गए तो क्या इसकी जिंदगी खत्म हो गई? जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई, फिर पास हो जाओगे। ऐसे करके उन्होंने बात को टाल दिया। अब भाई ये हो गए 12th में फेल। अब गरीबी का माहौल था, अब 12th में जब मार्क्स देखे इनके तो 62 नंबर थे इनके हिंदी में, बाकी सब में 15, 14, 12, 11 इस टाइप से आए। लेकिन मनोज शर्मा की एक आदत थी, इनकी क्या आदत थी कि ये हमेशा हेल्प करते थे, दूसरे लोगों की हेल्प करते थे, गरीब लोगों की और उनकी सबकी हेल्प करते रहते थे, ये इनका नेचर था। अब इनका नेचर ये था, तो अब इन्होंने क्या करा, एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी, उसको हेल्प करा दी, पानी उठाने में उसकी हेल्प करा दी। तो इनके गांव में एक लड़का था विष्णु करके, वो विष्णु इसके साथ साथ जा रहा था। वो लड़का एक तरह से ये कह लो आप गांव का टॉपर था, यानी परसेंटेज भले ही 52 ही आए, लेकिन गांव में वो टॉपर था। तो अब गांव का कोई टॉपर है तो भाई अब गांव की स्थिति, इस कहानी में आपको गांव की स्थिति भी पता चलेगी कि गांव में कैसे लोग होते हैं। तो अब इसके साथ गया, उन्होंने बूढ़ी औरत का जैसे ही सहायता करी तो उसने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू जो है खूब फले फूले और अच्छे नंबरों से पास हो, तेरी अच्छी शादी हो, इस टाइप से उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो पीछे से विष्णु को ये बात हजम नहीं हुई, तो विष्णु बोला यार ये तो बुढ़िया इसको आशीर्वाद दे रही है। पीछे से बोला, अरे अम्मा ये तो 12वीं में फेल हो गए हो मोटो। ये तो 12वीं में फेल है, आप इसको आशीर्वाद दे रही हो, ये क्या करेगा जिंदगी में? तो भाई अब मनोज शर्मा इस समय थोड़े डिमोरलाइज हो गए कि यार ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, ये सही भी बोल रहा है। तो अब क्या हुआ, बाद में चल के उनके जो भाई थे, एक मनोज शर्मा के भाई थे बड़े, उन्होंने जिद करी घर पे कि भाई मुझे लेना है टेम्पू, यानी मुझे टेम्पू चलाना है, टेम्पू का बिजनेस बहुत बढ़िया है और मैं ये टेम्पो ही चलाऊंगा। अब ये भी फेल हो लिए थे और इनके भाई ने ले लिया टेम्पो। तो भाई क्या करना था, टेम्पो के लिए तो ड्राइवर चाहिए, तो अब सवारी लाने की जिम्मेदारी हो गई मनोज शर्मा की। और इन्होंने क्या करा कि भाई अब पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई छोड़ने की एकदम सोच ली, पढ़ाई छोड़ दी, जाते नहीं थे, और टेम्पो पे बन गए कंडक्टर, कि भाई यहां से वहां फलाने चौक ढिकाने चौक, इस टाइप से इन्होंने शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या घटना घटी कि जो टेम्पो चला रहे थे ये दोनों भाई मिलके, वो पकड़ लिया पुलिस ने। किसने पकड़ लिया? पुलिस ने। अब रात हो गई पूरी, अब माँ उधर परेशान है कि मतलब ये है कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए और क्या हो गया क्या नहीं हुआ, और इनको पकड़ रखा पुलिस ने। वहां पुलिस ने, अब वो मनोज शर्मा पूछते हैं कि सर आपने हमको पकड़ तो लिया, हमारे टेम्पो को पकड़ तो लिया, लेकिन हमको एटलीस्ट बता तो दो कि हमको पकड़ा क्यों है। तो वो दरोगा आता है कि अच्छा तुझे बनवाऊं कलेक्टर, यही बताऊं क्यों पकड़ा है। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया, उस आदमी से कहा हाँ भाई बताइए टेम्पू का क्या केस है। तो वो आदमी ने एक रटा रटाया सेंटेंस बोला, सर मैं इधर से जा रहा था, मेरे पीछे से टेम्पू ने टक्कर मारी, मैं वहां पे गिर गया, इन लोगों का पूरा दारोमदार है। तो वो लग रहा था कि रटा रटाया बोल रहा है, तो इनको फंसा दिया। अब पुलिस तो पुलिस है भाई, पुलिस ने कहा अच्छा एक तो पीछे से टक्कर मारता है, ऊपर से जवान लड़ाता है, बैठा साले ने डंडा पे। अब भाई ऐसे करके इन दोनों भाइयों को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो रात को 10-11 बजे के करीब इनको छोड़ा। माँ परेशान थी, अब छोड़ा भी कैसे टाइम पे कि गांव 10 किलोमीटर दूर था थाने से। तो रात को भाई दोनों भाई पैदल पैदल अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो मनोज शर्मा जी अपनी माँ को देख के रो गए, उनकी आंखों में आ गए आंसू। तो अब जब खाना पीना खा के थक गए थे, जब सो गए, सुबह उठे तो इन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि अगर हमको न्याय ही चाहिए, अभी हमने गलती तो कोई करी नहीं है, लेकिन अगर हमको जस्टिस चाहिए तो क्यों ना एसडीएम साहब से एक बार मिल लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी थी, मैंने अपने मैच में जब वो करी थी एंट्री कमेंट्री।
तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब वो चले गए भाई, सुबह एसडीएम के ऑफिस पहुंचे, वहां बहुत बड़ी। उस वक्त पे क्या होता था कि ये कहानी, हाँ मैं बता दूं आपको, ये कहानी है लगभग 1995 से 2005 के बीच की। तो उस वक्त पे क्या था कि मोबाइल फोन तो होते नहीं थे किसी के हाथ में। अभी जो जो निपटारे होते थे केसों के, वो एसडीएम साहब बैठ जाते थे, उसी हिसाब से ओपन उसमें हाउस में हो जाते थे। तो अब क्या हुआ कि ये वहां पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि भाई पर्ची बनवानी पड़ेगी एसडीएम साहब से, ऐसे तो मिला नहीं जा सकता। तो अब पर्ची पे इन्होंने क्या सोचा मनोज शर्मा ने कि यार पर्ची पे मैं ये लिखूंगा कि भाई मेरा टेम्पो चोरी हो गया, तो वो मेरे को शाबाशी दी थी उन्होंने, वो क्या सोचेंगे यार ये लड़का तो अच्छी कमेंट्री करता था, ये तो टेम्पो चलाता है। तो इस वजह से, बेइज्जती की वजह से, टेम्पो वाली बात नहीं लिखी, पर्ची में लिख दिया कि मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बहुत अर्जेंट आपसे पूछना है। अब जाके जो वहां पे जो गार्ड होते हैं उन्होंने जाके अंदर पर्ची दे दी, तो उन्होंने बुलाया तो फिर उन्होंने यही बताया कि भाई ऐसे ऐसे सर मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है। तो जब वो पूछ रहे थे उसके बीच में ही एक दूसरा केस आ गया, और वही दरोगा आ गया जिसने इनको रात को बंद किया था। अब वो दरोगा दूसरे व्यक्ति को लेके आ गया, और वो व्यक्ति कौन था? वही जो कह रहा था कि सर पीछे से मुझ में इन्होंने टक्कर मारी और मेरा ये मेरे को गिरा दिया, इनका पूरा दारोमदार है। अब उन दोनों व्यक्तियों को देख के मनोज शर्मा टेंशन में आ गए कि यार इसने हमको भी फंसाया था रात को, और अब ये दूसरे आदमी को भी फंसाने के लिए आ गया। तो अब वो कुछ बोल तो पाते नहीं क्योंकि एसडीएम साहब बैठे थे, लेकिन अब एसडीएम तो एसडीएम होता है, पहचान गया 1 मिनट में। उसने कहा अब तेरा झूठ हो गया हो तो ये बता तू दिन में कितने फर्जी केस बनाता है। तो अब इस क्वालिटी को देख के मनोज शर्मा ने, दुष्यंत सिंह की इस क्वालिटी को देख के, कि उन्होंने दरोगा और वो आदमी जो उनका पाला हुआ था जो आधे आधे पैसे में, उन दोनों को ही वहां से, मतलब दरोगा को तो सस्पेंड कर दिया और उस आदमी को पनिशमेंट दे दिया। तो इस चीज को देख के जो पुलिस के प्रति उसकी भावना बन गई थी कि पुलिस भी बेईमान है, लोग भी बेईमान है, उसकी नजर में एसडीएम साहब आइडल बन गए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ लोग अगर ईमानदार हों तो देश बदला जा सकता है। अब क्या हुआ कि जब ये केस हो गया, उसके बाद जब दुष्यंत सिंह से उन्होंने पूछा कि सर मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब जब उसने पूछा तो अब उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए और आप भी बन जाओगे, या एमपीपीएससी का एग्जाम दीजिए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो अब गांव की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे ही उसने इतना समझाया, तो वहां पे इनके साथ जो लोग गए थे सुबह एसडीएम से मिलने, उनमें विष्णु भी था। तो विष्णु पे ये बात टोलरेट नहीं हुई कि एसडीएम साहब इसको इतने प्यार से समझा रहे हैं। उसने पीछे से ही टोंट मार दिया कि सर ये तो 12वीं में फेल है, अब ये क्या यूपीएससी का आप इसको बता रहे हो, ये तो बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाएगा, 12वीं की तो इसकी औकात नहीं है पास होने की, आए हैं कलेक्टर की पूछने। अब मनोज शर्मा ये बात सुन के थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि फेल तो भाई वो हुआ था। लेकिन वहां मनोज शर्मा के साथ एक गांव में एक आदमी था, और वो बहुत ही मोटिवेटेड बंदा था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल था। उसने कहा कि भाई राकेश, बनते तो आदमी हैं, इंसान ही है, अगर तुम इंसान नहीं हो तो फिर बैठ जाओ भाई मुंह लटका के, अगर इंसान हो तो फिर ट्राई करो। तो इस बात को सुन के थोड़ा सा उनके दिमाग में थोड़ा सा वो आया, मोटिवेशन आया, और कहा भाई मैं तो डिप्यूटी कलेक्टर बन के रहूंगा। फिर से दोबारा खड़े हो गए, और ये बात सुन के ग्रेजुएशन करने के लिए 12वीं पास हो गई, और ग्रेजुएशन करने के लिए ग्वालियर की तरफ आ गए। ग्वालियर में उस समय जो इनके चाचा जी थे, उनका लड़का रहता था त्रिलोकी। तो उस लड़के के साथ ये कॉलेज में एडमिशन ले गए, और वहीं पे हॉस्टल में उनके लड़के के साथ, अपने चाचा जी के लड़के के साथ रहने लग गए। तो उस लड़के के साथ एक लड़का और रहता था, केशव। तो ये एक रूम में 3 लोग हो गए। देखो अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मजेदार, कि अब एक रूम में जहां 2 रहते थे, अब हो गए ये 3, क्योंकि उसमें मनोज भी आ गया, केशव भी था और त्रिलोकी भी था। अब केशव को ये चीज हजम नहीं होती थी कि ये यहाँ पे जबरदस्ती फ्री में घुसा हुआ है, इसको यहां से भगाओ, ये सबको ऐसा लगता था। तो उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर वो जो त्रिलोकी था, जो इसका कजिन था मनोज शर्मा का, वो कह देता था नहीं भाई मेरा भाई है, मेरी जिम्मेदारी है, घर वालों ने कहा ये तो यहीं रहेगा। अब जब कॉलेज में वो गए, तो कॉलेज में एक बार प्रिंसिपल साहब का दौरा हुआ, और उन्होंने पूछा भाई मार्क्सवाद किसको आता है? मार्क्स एक फिलोसोफर हैं यूरोप के, तो उन्होंने पूछा मार्क्सवाद किसको आता है? तो अब मार्क्सवाद पढ़ रखा था मनोज शर्मा जी ने, वो बता दिया। अब वो बता दिया तो भाई वो बहुत प्रसन्न हुए इनसे कि भाई आप तो बहुत मेहनत करते हो। अब इस चीज को देखकर वहां पे, अब तुम तो जानते ही हो, कोई लड़का अगर क्लास में जवाब दे दे तो फिर लोग तो फैन हो जाते हैं उसके। अब वो ये सब चीज करके अब लोगों ने पूछना शुरू किया। तो मनोज शर्मा की एक आदत थी कि उनको अपनी जो थी बढ़ाई, यानी अपनी तारीफ बहुत ज्यादा पसंद थी, कि कोई तारीफ करे। तो अब वो बहुत खुश हो गए। अब जब लौट के आए तो केशव का दिमाग ठनक रहा था कि भाई ये बंदा हमारे साथ नहीं रहेगा। अब क्या हुआ कि केशव ने एक चाल खेली। त्रिलोकी गांव गया,
जो उसका कजन था मनोज शर्मा का, त्रिलोकी चला गया गांव किसी काम से। अब जब वो गांव चला गया तो पीछे से क्या हुआ, मनोज गया लाइब्रेरी में पढ़ने और केशव ने लगा दिया रूम का ताला, और रूम का ताला लगा के केशव चला गया अपने गांव। अब क्या हुआ, शाम को दोस्तों जब केशव लौटा, केशव चला गया अपने गांव, और शाम को क्या हुआ, जब मनोज शर्मा लाइब्रेरी से लौटे रूम की तरफ तो देखा रूम में लगा था ताला। अब बड़े परेशान हो गए, यार ताला रूम में लगा है, मैं क्या करूं। तो अब वो परेशान होकर क्या हुआ, शाम तक का वेट किया, कोई नहीं लौटा तो वो चले गए मंदिर। अब मंदिर जब चले गए तो उन्होंने वहां भिखारियों को देखा। अब भिखारियों को देख के वो कहते हैं, यार ये लोग कई कई दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे देखो रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, ये कितनी दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, और मैं तो यूं ही परेशान हूं, एक दिन अगर कमरा बंद हो गया तो। ऐसे करके ये उन्हीं भिखारियों के साथ वहीं पे सो गए। इनके पास थे सिर्फ 20 रुपए। अब अगले दिन रात भर तो ये काट गए, लेकिन अगले दिन तेज की भूख लगी तो इन्होंने 20 रुपए के छोले भटूरे वगैरह खा लिए। अब भाई रूम तो अगले दिन भी नहीं खुला, क्योंकि केशव तो प्लान बना के गया था। अब रूम अगले दिन भी नहीं खुला तो फिर अगला दिन पूरा निकल गया। अब पैसे भी नहीं इनके पास खाने के, फिर तीसरा दिन निकल गया। अब 3 दिन से ज्यादा हो गए, यानी इनको 3 दिन तो भूखे हो गए। अब एक व्यक्ति जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसकी आंखें तो गड्ढे में चली जाती हैं। तो अब 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो पास में एक भोजनालय था, सावित्री भोजनालय, ये वहां पे गए। इन्होंने उनसे बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि सर मैं आपके यहाँ कोई काम कर दूंगा, प्लीज मुझे खाना दे दीजिए, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं। तो वो भोजनालय के मालिक जो थे वो थोड़े अच्छे स्वभाव के थे, उन्होंने कहा हाँ आप खाना खा लो। अब जब खाना खा रहे थे तो वहां एक व्यक्ति आ गए, और उस व्यक्ति ने इनको देखा। उन्होंने कहा यार तुमने कमाल कर दिया, बताया भी नहीं ऐसे यहाँ पे इस हालत में हो, मेरे कमरे पे आ जाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, दूसरे को दिक्कत देना आसान है लेकिन समस्या झेलना मुश्किल है, तो समस्या झेलनी चाहिए। आसानी से मैं तो तुम्हारे पास आसानी से आ जाता। तो यहाँ पे एक सीख मिलती है सेल्फ रेस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की। यानी अगर कोई सहायता लेनी है तो उससे पहले 10 बार सोचो, क्योंकि सहायता एक बोझ बन जाती है आगे चल के। तो इन्होंने क्या करा, खाना खाया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मनोज शर्मा जिद पे अड़ गए कि नहीं सर मैंने आपसे वादा किया है कि मैं खाना खाऊंगा तो कुछ ना कुछ काम करके जाऊंगा। तो फिर इन्होंने वहां पे बर्तन धोए। अब जब आधे घंटे तक बर्तन धोए तो फिर ये वहां से निकल गए। अब फिर क्या हुआ कि ग्रेजुएशन में जब थे तो 2 साल निकल गए। अब दोनों साल 55% आए। अब 55% का मामला चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब यहां से तो रूम खत्म हो गया, केशव ने तो रूम खत्म करवा दिया। तो एक टीचर थे तिवारी जी करके, उनके साथ ही रहने लगे। अब टीचर तो टीचर होते हैं, 2-3 दिन रखा, उसके बाद भगा दिया कि देखो भाई अपना कहीं जाके। अब फिर ऐसे ही करके इन्होंने कभी इसके रूम पे, कभी उसके रूम पे, कभी कहीं, ऐसे करके तीसरा साल भी निकाल दिया। तीसरा साल जब निकला दोस्तों तो ओवरऑल परसेंटेज इनकी 2nd डिवीजन बनी 53% के करीब। अब इन्होंने कहा भाई मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मुझे डिप्यूटी कलेक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्या बनना है, डिप्यूटी कलेक्टर। तो अब क्या हुआ, ये एक व्यक्ति से मिल, वहां एक आपको एक चीज बता दूं, देखो ये चीज बता देता हूं आपको कि अब जर्नी की हो गई बिगिनिंग, ठीक है। देखो दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि कहां रहा जाए, रहने के लिए कोई जगह नहीं, कहाँ रहा जाए। अब इसके बारे में पहले पीली कोठी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि पीली कोठी एक ऐसी जगह थी पहले कि जहां पे पीसीएस की तैयारी होती थी, सबसे ज्यादा लोग यहीं पे पीसीएस की तैयारी करते थे। तो ये इसके आसपास आ गए, लेकिन अब दिक्कत तो ये थी कि कहाँ रहा जाए, कैसे रहा जाए, क्यों पैसे नहीं, एक भी रुपया नहीं जेब में, बस अपना शरीर है और उसके अलावा कुछ है नहीं। फादर बहुत रिवॉल्यूशनरी हैं, रिवॉल्यूशनरी इन द सेंस कि डिपार्टमेंट में लड़ाई करके सस्पेंड हो जाते हैं, सैलरी रुक जाती है, घर का ही खर्चा नहीं चल रहा। 5 से 7 महीने में 10,000 रुपए भेजते थे। 5 से 7 महीने में 10,000, बताओ कैसे खर्चा चलेगा। अब माँ से बहुत ज्यादा कनेक्शन था मनोज शर्मा जी का, तो जब भी जाते थे माँ के पास 50 हैं तो 50 रुपए दे देती थी, 100 हैं तो 100, और 500 हैं तो 500, यानी जितने पैसे होते थे बच्चे को दे देती थी। एक बार तो जब इनको पैसे की जरूरत पड़ी और माँ पे एक भी रुपया नहीं था, तो अपनी अंगूठी भी उन्होंने जो है गिरवी रख के इनको पैसे दे दिए, यानी माँ से बहुत ज्यादा इमोशनल लगाव था। अब क्या हुआ कि जब ये पीली कोठी की तरफ निकले तो वहां समस्या थी कि कहाँ रहे, तो ये एक व्यक्ति से मिले, उसका नाम था दीप सोनी। अब वो भाई उनसे पूछी कि सर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो किस टाइप से रहते हैं, क्या करते हैं। अब भाई उन्होंने पूरी रामायण बता दी इसको कि मैं तो पीएचडी किया हुआ बंदा हूँ, मैंने ये एमफिल कर रखी है, 18 घंटे पढ़ता हूँ, सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, ऐसे ही नहीं होती तैयारी। और कमरा भी उनका वैसा ही था, पूरा किताबों से भरा हुआ, हर तरफ जो है मैप और भारत के और विदेश के नक्शे लटके हुए थे। तो ये तो घबरा गए, यार इतना पढ़ना पड़ता है क्या, मेरे को तो इतना कुछ आता भी नहीं है और मैं तो फेल भी हो चुका हूँ। तो इस टाइप से ये घबरा गए। तो वहां पे एक व्यक्ति आते हैं,
और इनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उनका नाम होता है पांडे जी। कहते हैं हाय, देखो उनकी इंग्लिश देखो क्या बताई है। पांडे जी आते हैं पीछे से, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं हाय माई आई नेम इज पांडे जी। इस टाइप के थे पांडे जी। मतलब अंग्रेजी में तो सभी ऐसे ही थे ये। अब जब पांडे जी से मुलाकात हुई तो यहां से एक दोस्ती की शुरुआत होने लगी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी मुलाकात थी। मनोज शर्मा जी से जब पांडे जी मिले तो मनोज ने अपने घर के बारे में बताया। तो पांडे जी को मुंह फटके नाम से जानते थे। जब पांडे जी की एंट्री हुई तो पांडे जी को मुंह फटके नाम से जानते थे, यानी जो भी चीज है ये बंदा साफ दिल का था, मुंह पे ही कहता था एकदम। तो उन्होंने जब अपने घर के बारे में बताया, फादर के बारे में बताया कि इस टाइप से चल रहा है, तो उन्होंने मुंह पे कहा भाई सुन, तेरे फादर हैं अहंकारी, और उनके चक्कर में ना रहना, अपना कुछ देखो भाई, वो नहीं देने वाले तुमको पैसे वैसे, वो तो ऐसे ही रहेंगे। अब भाई ये सब सिस्टम जब चला तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं और ये हैं वो हैं, ऐसे करके चलने लगा। तो जब घर पे एक बार गए तो माँ ने 500 रुपये दिए। 500 रुपये देकर कहा बेटे अब जो भी हो सकता है आप इसी में करना, हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। तो 500 रुपये लेकर मनोज जो है वापस आ गया, और लाइब्रेरी थी वहाँ एक, उस लाइब्रेरी में रहने के लिए बोला कि सुबह शाम मैं इसमें काम करूँगा, दिन में पढ़ लूँगा, तो कृपया मुझे यहाँ पे मिल जाएगी जगह। तो लाइब्रेरी वाले ने कहा भाई ठीक है, सुबह शाम तू यहाँ पे काम करना, अपना दिन में एक सीट पकड़ के पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। तो अब लाइब्रेरी में जब ये रहने लगे तो वहाँ ये काम करने लगे तो इनके 1500 रुपये के लगभग बन जाते थे महीने में। तो ये वो इनके लिए मोर देन सफिशिएंट थे। वो इसमें खाना वाना खा लेते थे, सुबह शाम काम करते थे, और रहने के लिए भी जगह मिल गई, लाइब्रेरी में रह लेते थे। अब लाइब्रेरी में होते थे कवि सम्मेलन कभी कभी। तो कवि सम्मेलन जब एक बार हो रहा था तो शाम को जब ये लाइब्रेरी में सो रहे थे तो एक कवि ने बोला कि मनोज यार थोड़ा सा तेल देना। तो इन्होंने कहा सर तेल तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा कंघा दो फिर। कह रहा कंघा तो सर मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे भाई शीशा ही दे दे। तो उन्होंने कहा सर शीशा तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ रह क्यों रहा है फिर। उन्होंने तो वो बोले कि सर मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं शीशा कंघा तेल ये सब खरीदूं, बस मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ, सुबह शाम को काम कर देता हूँ। तो वो कभी बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने कहा बेटे तेरी लगन अच्छी है, तू जरूर सफल होगा। ऐसे कह के वो चले गए। एक बार लाइब्रेरी में इनके माता पिता भी मिलने आए। जब ये लाइब्रेरी में थे उस समय इनके माता पिता भी मिलने आए। तो माता पिता जब मिलने आए तो इनकी हालत देख के माँ तो रो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो क्या हालत है इसकी, एक ही कपड़े पहन रहा है, इतने दिन से इस पे कपड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास, कैसे जिंदगी जी रहा है। और पिताजी ने तो मनोज को देखा ही नहीं, जो इनके फादर साहब थे उन्होंने मनोज को नहीं देखा, उन्होंने देखा स्टेज को। लाइब्रेरी में बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मिल गया मंच, मेरे को मिल गया मंच। और लाइब्रेरी के मंच पे जाके वहां से इन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर दिया मनोज जी के रेफरेंस लेते हुए कि बेटे मनोज, ये दुनिया मोह माया है, इस दुनिया में सब चोर हैं, नाकारा हैं, कामचोर हैं, सब बेईमान हैं, मैं इस दुनिया को सुधार दूंगा, मैं इस देश को सुधार दूंगा। तो पीछे से मनोज की मम्मी भी वहीं खड़ी थी, तो पीछे से बोली कि देश को तो पीछे सुधार लेना, पहले अपने घर को ही सुधार लो। तो तो गांव के लोग तो आप जानते हैं किस टाइप के होते हैं। तो जैसे ही ऐसे सुना तो अब उससे बोले अच्छा अब तू ही बनेगी हमारे लिए कलेक्टर, ज्यादा मत बोल। ऐसे करके उन्होंने उनको चुप करा दिया। तो अब भाई क्या हुआ कि जब वापस ये जाने लगे लाइब्रेरी से मनोज से मिलने के बाद, तो माँ ने कहा कि अब इसकी हालत आपने देखी, इसको कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया कि पैसे कहाँ से दे दूं, पैसे तो मेरे ही पास नहीं है। और टेम्पो में बैठ के जब वो जाने लगे तो माँ ने ही 100 रुपये मनोज को दिए, कहा बेटा अभी तो मेरे पास यही हैं, तू इनसे अपना काम चलाना। अब क्या हुआ कि जब वो चले गए तो उसके बाद जो पांडे जी थे उन्होंने ये सारा मंजर देखा तो वो थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा यार बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। तो वो इनको ले गए, एक दीदी थी वो पीसीएस की तैयारी करती थी पीली कोठी में। इन्होंने उनसे कहा मनोज से कि मनोज चल तू अब यहाँ छोड़ यार, कहाँ पड़ा रहता है बेफालतू में, चल मेरे साथ पीली कोठी में चल। अब पीली कोठी जाने का तो मनोज का सपना था क्योंकि वहीं तो लोग तैयारी करते थे सबसे ज्यादा। तो जब पीली कोठी में पहुंच गए तो वहां एक दीदी रहती थी, उनका नाम था अंशु गुर्जर। वो जानती थी कि मनोज बहुत ही सीधा और सादा सिंपल लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है, लेकिन गरीब बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या करा, सीधे ही उनका पीसीएस क्वालिफाई हो गया था अंशु गुर्जर जी का। तो उन्होंने सीधे ही बिना बातचीत करे इनको दे दिए 10,000 रुपये सीधे डायरेक्ट। इन्होंने कहा ऐसा है मनोज, तुम जाओ दिल्ली, तुम यहां मत रहो पीली कोठी में, कोई फायदा नहीं, तुम जाओ दिल्ली और तुम पीसीएस की नहीं, तुम करो वहां आईएएस की तैयारी, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम तो इधर निरस्त हो गया है। या उस समय पे पीसीएस के जो एग्जाम आने वाले थे वो निरस्त कर दिए गए थे, इसलिए उन्होंने कहा पीसीएस को छोड़ो, आप आईएएस की तैयारी करो दिल्ली जाकर। मनोज शर्मा डायरेक्ट दिल्ली आए पांडे जी के साथ।
पांडे जी और मनोज शर्मा, ये दोनों दिल्ली आकर इन्होंने क्या करा, कि कहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे। तो मनोज शर्मा ने कहा भाई रहने वहने की व्यवस्था तो सब हो जाती है, भारत इतना बड़ा है, रहने वहने का बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कोचिंग। तो ये सीधे एक कोचिंग में गए और वहाँ कोचिंग में जाके पूरे पैसे दे दिए फटाक से कि भाई कोचिंग में एडमिशन लेने दो, बाकी रहना खाना तो हो जाएगा, पुल पे, पुलिया पे, कहीं खेतों में कहीं ना कहीं रह लेंगे, लेकिन पहले कोचिंग में घुसो। तो जब ये गए वहाँ कोचिंग में एडमिशन लिया, तो उसके साथ साथ कई लोगों ने एडमिशन लिया इन लोगों के साथ साथ। अब इन लोगों के साथ साथ एडमिशन लिया एक लड़की थी, श्रद्धा। यही है वो लड़की जो हीरोइन बताई थी मैंने आपको कहानी की। तो पांडे जी से आपकी मुलाकात हो गई, मनोज शर्मा से हो ही गई है, उनके माता पिता से भी हो गई। अब मुलाकात होती है श्रद्धा से, यानी कहानी के आधे पड़ाव पर श्रद्धा आती है। इन्होंने भी उस कोचिंग में एडमिशन लिया। जब इन्होंने एडमिशन लिया दोस्तों, तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले एक टेस्ट होना था, एंट्रेंस टेस्ट। उस टेस्ट में अब हिंदी साहित्य जो था वो मनोज शर्मा का ऑप्शनल लेना था उनको, यानी हिंदी में ही वो अच्छे थे, बाकी तो कुछ उनको आता नहीं था। तो हिंदी का जब एग्ज़ाम हुआ तो अब इन्होंने कर दिया उस एंट्रेंस में टॉप, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट बैठा था, जब ये एडमिशन ले रहे थे, रिसेप्शनिस्ट ने बोला श्रद्धा को कि ये मनोज जी हैं और इनका हिंदी साहित्य बहुत अच्छा है। तो अब भाई श्रद्धा ने उनसे बात करी। अब उनसे बात करी तो मनोज शर्मा जी के लिए तो ये पहला अनुभव था, बस वो तो सातवें आसमान पे चढ़ गए। उन्होंने कहा भाई ये तो खतरनाक हो गया सिस्टम। अब क्या हुआ, उनकी बात होने लगी। अब ऐसे चलते चलते साल निकल गया तो प्री का एग्जाम आया, यूपीएससी प्री का। तो मनोज शर्मा जी ने यूपीएससी प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया अपने पहली बार में। अब उस समय क्या होता था दोस्तों, उस समय यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट होते थे, 4 अटेम्प्ट यूपीएससी में। तो इन्होंने क्या करा, पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर दिया। अब जब प्री क्वालिफाई कर दिया तो भाई अब ये बन गए वहाँ के हीरो कोचिंग के। अब ये वहाँ के हीरो बन गए, सारी लड़कियां इन पे एकदम गिद्धों की तरह मंडराने लगी, पूछने लगी ये सब, ये वो फलाना ढिमाका। अब श्रद्धा भी आई। श्रद्धा ने कहा आप तो बहुत अच्छे पढ़ते हो, आपकी शिक्षा तो ठीक ही रही होगी। अब बस यही तो दिक्कत थी, पांडे जी को मुंह फट के नाम से जाना जाता था। तो अब जैसे ही मनोज शर्मा जी ने ये बात सुन के कि आपकी शिक्षा ठीक रही होगी, नीचे की तरफ गर्दन झुका के थोड़ा सा मुस्कुराए, पीछे से पांडे जी बोले मनोज तूने श्रद्धा को बताया नहीं क्या 12वीं में फेल हो गया तू? अब ये बात सुन के मनोज शर्मा पानी पानी हो गए और उनके दिमाग में एक ही बात आई कि पांडे तेरी वजह से श्रद्धा गई। लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं था, वो गई नहीं। श्रद्धा जो थी वो डॉक्टर थी, वो BAMS थी, BAMS। तो BAMS वो थी अल्मोड़ा की, उत्तराखंड की, ठीक है। तो मनोज को क्या था, अभी जब इनकी बात हो रही थी तो श्रद्धा ने कहा यार मेरे को तो वहाँ भी जाना है अपने कॉलेज में, वहाँ इंटर्नशिप भी करनी है और प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं तो देखूंगी, मुझे तो अल्मोड़ा निकलना है। अब इनको क्या हुआ था, मनोज शर्मा को, इनको हो गया श्रद्धा से प्यार। अब प्यार तो हो गया लेकिन कह नहीं पाए, कैसे कहें, गांव का लड़का सीधा साधा कह ही नहीं पाए। अब शर्मा की रह गया। अब वो निकल गई अल्मोड़ा और इनका आना था मेंस, क्योंकि इन्होंने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, तो इनको देना था मेंस। अब मनोज शर्मा जी गए मेंस देने, ध्यान से सुनना दोस्तों। अब क्या हुआ, मनोज शर्मा जी गए मेंस देने। मेंस में क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया था कि टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म ऐसे करके लिखा हुआ था वहां। अब मनोज शर्मा जी की इंग्लिश बहुत तगड़ी थी, अब इन्होंने टूरिज्म को समझ लिया हड़बड़ी में टेररिज्म, और 5-6 पेज भर दिए इसी पे, टेररिज्म पे, ये टेररिज्म, ये फलाना, वो ढमाका वो। क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं मेंस में, पहले क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जो टूरिज्म आया था, इन्होंने टेररिज्म समझ के उसको पूरे भर दिए 5-7 पेज। अब क्या हुआ भाई, अब ये पेपर दे के तो आ गए। अब जब घर पे आए तो इन्होंने कहा कि भाई जो है कैसे भी करके यार श्रद्धा से बात हो, श्रद्धा से बात नहीं हो रही। अब पांडे जी ने कहा, पांडे जी बहुत मतलब मुंह फटते, वो मुंह पे ही बोले कि यार ये चल क्या रहा है तुम्हारा, हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा, श्रद्धा से बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। कौन है श्रद्धा? अरे तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो यार, पढ़ाई करो अपनी। वो इस टाइप से उन्होंने इनको खूब फटकार लगाई। अब लेकिन भाई अब ये चुप तो हो गए, लेकिन दिमाग में तो वो लड़की ही चल रही है। अब क्या हुआ कि जब इनको लगा कि भाई इंग्लिश हमारी बहुत वीक है, अब इंग्लिश वीक है तो क्या करें भाई,
टूरिज्म को टेररिज्म समझ लिया है, तो कुछ तो इसका इलाज करना पड़ेगा। तो पांडे जी ने कहा कि ऐसा करते हैं हम दोनों ही लगा लेते हैं, क्योंकि मैं भी तो MI पांडे जी हूँ। तो ऐसा करते हैं दोनों इंग्लिश की लगाते हैं कोचिंग। इन दोनों ने लगा ली इंग्लिश की कोचिंग। अब दोस्तों इन दोनों ने इंग्लिश की कोचिंग लगाई, तो अब जो पांडे जी जो बड़े बड़े उपदेश देते थे कि ये प्यार मोहब्बत ये धोखा है, ये सब बेवकूफ़ी है, पहले पढ़ाई में ध्यान दो, यहाँ पढ़ने आए हो, वो फंस गए एक लड़की के चक्कर में कोचिंग में। अब मनोज का इधर बुरा हाल और पांडे जी का उधर बुरा हाल, ये कोचिंग में ये कर रहे थे। अब श्रद्धा तो अल्मोड़ा चली गई थी। तब जो पांडे जी थे जो ये कहते थे ये तुम क्या कर रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, प्यार में फंस गए हो, ये हो। अब वो ही जो है रिवर्स हो गई, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गए पूरे विचार एकदम। अब वो मनोज को प्रेम का उपदेश देते हैं कि हे मनोज, अगर तुम इतना प्रेम श्रद्धा से करते हो तो यार प्रेम के लिए तो लैला मजनू हीर रांझा क्या क्या नहीं कर गए, तुम जाओ, तुम अल्मोड़ा जाओ यहाँ से। अब भाई मनोज को पहुंचा दिया पूरे पेड़ पे। अब मनोज निकल लिए दिल्ली से अल्मोड़ा, हजारों किलोमीटर भाई दिल्ली से निकल लिए जब अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा जाकर मनोज ने श्रद्धा का घर ढूंढा। वहां श्रद्धा का घर ढूंढ के उनकी मम्मी से मिले। उनकी मम्मी से मिल के देखा वहां तो श्रद्धा है ही नहीं। उन्होंने कहा बेटा वो तो अपने कॉलेज गई हुई है। तो अब इतनी दूर से बंदा गया है तो खाली हाथ कैसे लौटे। तो अब सीने पे पत्थर रख के पूछ ही लिया कि आंटी जी प्लीज आप नंबर दे देंगी क्या, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। तो उन्होंने नंबर दे दिया हॉस्टल का। अब उन्होंने जब नंबर दिया तो मनोज ने बाहर निकल के PCO से कॉल किया श्रद्धा को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुलाती हूँ। जब वो वहाँ आई और जैसे ही मनोज ने फोन उठाया श्रद्धा ने बोला हेलो। मनोज एक बार बोला नहीं, उसने दोबारा बोला हेलो। तो मनोज ने बोला, मनोज के दिमाग में जो पट्टी थी उसने पूरी पढ़ दी, मैं मनोज शर्मा आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे मुलाकात करनी ये वो। अब वो सुन के घबरा गई इतने में। अब उसने उधर से सीधे कहा यार मैं तो तुझे समझदार लड़का समझती थी, तू तो निहायत ही घटिया लड़का है। और ये कह के उसने फोन काट दिया। अब भाई यहाँ तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, बैकग्राउंड में गाना चल गया। अब जैसे ही वहां से चले तो निराश होकर PCO के बाहर ही बैठे थे कि थोड़ी देर बाद फोन आ गया। तो वो PCO वाला कहता है भाई तुम ही हो मनोज, कि हाँ, कि फोन आया है। तो वो श्रद्धा ने पूछा कि यार तुमको या प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ के मतलब तुमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं तो साल 6 महीने बाद मैं भी तो दिल्ली आऊंगी, पढ़ाई के लिए आए हैं तो पढ़ाई करो, ऐसे करके उसने समझाया। बाद में पूछा कि तुम्हारा मेंस का एग्जाम था कैसा हुआ। तो मनोज शर्मा ने बोला कि मेंस का एग्जाम वो तो एक्चुअली हम टूरिज्म के चक्कर में टेररिज्म भर आए थे, तो अब इंग्लिश में फेल ही होने थे, इसलिए बाकी के पेपर ही नहीं दिए। मतलब हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर दिया, इंग्लिश में हो गई गलती, तो फिर बाद में उन्होंने पेपर ही नहीं दिया, कोई छोड़ दिया सब कुछ। उन्होंने कहा यार तुम बुद्धू ही रहोगे, अब ढंग से पढ़ाई करो अपने अच्छे से। उसके बाद जब उन्होंने ये बोला तो अब बात आती है, पैरेलल स्टोरी चली कि अब इनका प्यार तो फेल हो गया, अब ये वापस आ गए। अब बात आई पांडे जी की। अब पांडे जी का प्यार भी खतरे में आ गया था इधर। पांडे जी क्या हुआ कि एक बार पार्टी हो रही थी, किसी शादी में गए, तो वहां एक लड़का था अविनाश। अविनाश नाम के लड़के ने पांडे जी से कहा कि भाई पांडे तुम तो दावे करते हो कि ये तुम इससे प्यार करते हो, देखना वो काले कोट वाले से कैसे चिपक चिपक के बात कर रही है। तो पांडे बोलते हैं भाई काहे भड़का रहे हो यार, हमको ना भड़काओ, हम जानते हैं वो हमसे प्यार करती है। तो कह रहे देखो देखो प्यार को देखो अपने को। तो वो वहाँ गए और उन्होंने पांडे जी से पूछा कि भाई ये क्या है। तो पांडे जी से उसने कहा कि हाँ यही है मेरे सपनों का राजकुमार, जो काले कोट वाला लड़का था। बस फिर क्या था, बस टूट गया दिल। और ऐसा दिल टूटा कि पांडे जी खूब रोए, पूरी रात रोए, और बैकग्राउंड में DJ पे गाना चलवा दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। अब पांडे जी जब फेल हो गए अपने उसमें मोहब्बत में, तो अब मनोज और श्रद्धा, तो 1 साल बाद श्रद्धा आ गई, तो मनोज श्रद्धा तो बात कर ही रहे थे। तो अब जलन शुरू हो गई इस मोहब्बत में, अब जलन शुरू हो गई। अब पांडे जी जलने लग गए, किससे, मनोज से, कि भाई यार मेरा सब कुछ खराब हो गया तो इसका कैसे चल रहा है सिस्टम, इसका भी खतरनाक होना चाहिए। तो अब वो क्या करने लगे, जो ब्रोकन हार्ट हो गया तो उसके बाद टोंट मारने लगे। अब हर बात पे मनोज को टोंट मारते थे कि भाई एक बात सुन लो मनोज, सीधी बात है, या तो तुम प्यार करो और या फिर भैया हमारे साथ ना रहो, सीधी बात है, 2 में से एक मिलेगा, या तो हमारे साथ रह लो या अपना प्यार कर लो। तो मनोज तो सीधा साधा था, उसने कहा कि पांडे जी मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मैं श्रद्धा को तो नहीं छोड़ पाऊंगा। बस इतनी बात सुन के पांडे ने बोला कि तुमने श्रद्धा ने तुमको पकड़ा कब है जो तुम उसको नहीं छोड़ोगे, तुमसे कहा है उसने वो प्यार करती है तुमसे, नहीं कहा ना, बस वो भी तुमको छोड़ेगी और हम तो छोड़ के जा ही रहे हैं। और ऐसे कह के पांडे जी अपना बैग लेके वहां से निकल गए, छोड़ दिया। अब मनोज का जो आखिरी सहारा थे पांडे जी, वो भी चले गए, जो उनको 1000, 2000, 500 रुपए दे देते थे टाइम पे। अब
अब मनोज ने कहा यार पांडे जी थे आखिरी, वो भी चले गए, अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब कुछ करने के चक्कर में क्या हुआ भाई, मनोज ने वहां रहने के लिए कुछ दिनचर्या चलाने के लिए चाहिए था, तो अमीर लोगों के कुत्तों को, डॉग को टहलाने का वो कर लिया काम। अब वो अमीर लोगों के कुत्तों को टहलाना शुरू कर दिया, 500 रुपये मिलते थे, ये काम शुरू कर दिया। अब फिर उसने कुछ टहलाए महीने 2 महीने, फिर उन्होंने कहा यार ये क्या जिंदगी चल रही है, इससे तो यार हम अपने गांव चले जाए ना तो ठीक रहेगा। अब ये सोच के भैया उन्होंने सोचा कि ठीक है चले जाओ गांव। अब जैसे ही गांव में पहुंचे, अब आप गांव का तो जानते हैं सिस्टम गांव तो भाई आग का गोला है। जैसे ही कदम रखा, सबसे पहले आओ कलेक्टर साहब आ गए। विष्णु के पापा बोले कलेक्टर साहब आ गए, 6 साल से पढ़ रहे हो, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अरे चपरासी बनो तो आज भी बन लो, हमारे यहाँ जगह है। अब भाई ये सब टोंट सुन सुन के उनका दिमाग खराब होगा, जहां कहीं भी जाएं। और कलेक्टर साहब हमने तो पहले ही कहा था यार, जिस पे 12वीं नहीं पास हो रही वो कहाँ का कलेक्टर लग जाएगा। इस टाइप से कान पक गए, तो उन्होंने वापसी ही आने का सोच लिया कि भाई वापसी चलो तुरंत। और आने का कब सोचा, जब वही बंदा राकेश जो मोटिवेशनल बंदा था, उसने कहा भाई सुनो 3 बार तो तुम फेल हो ही गए हो, तो चौथी बार भी हो लो, कम से कम टेंशन तो मिट जाएगी, दिमाग में टेंशन तो नहीं रहेगी कि एक अटेम्प्ट रह गया। अब ये सब सिस्टम हो गया। अब जब हो गया भाई, उसके बाद उन्होंने वापसी लौटने का प्लान बनाया और वो दोबारा से दिल्ली आए। ठीक है, अब जब 6 साल की तैयारी हो गई, कुछ हुआ नहीं, अब राकेश ने मोटिवेट किया तो दोबारा से दिल्ली आ गए। तो अब एक बंदा जो अविनाश नाम का जो बंदा था, मैंने आपको बताया, जिसका पीसीएस निकल गया था अविनाश का, उसने पार्टी दी दिल्ली में। अब उसने पार्टी दी तो वो इनका दोस्त था पांडे जी का और इनका, तो उसमें सभी लोग आए। अब उसमें सब लोग आए तो उसमें श्रद्धा भी थी, उसमें मनोज भी था और उसमें पांडे जी भी आ गए। अब पांडे जी तो मशहूर हैं मुंह फाड़ने के लिए, जो आता है मुंह पे बोलते हैं। अब भाई मनोज को देखते ही पार्टी में इतनी सुनाई, तुम बेहुदे हो, तुम्हें गांव में ही रहना चाहिए, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये लड़की भी फेल होगी, तुम भी फेल होगे, तुम इस लड़की को भी फेल करवाओगे, ये वो सुना के। अब वहां पे ये लड़की रोने लग गई, श्रद्धा रोने लग गई, तो ये वहां से चली गई। ये वहां से चली गई तो पांडे जी ने चाउमीन ले ली एक बुक में लिखा हुआ है कि जैसे ही ये रो के वहां से गई, तो पांडे जी अपने मंचूरियन और चाउमीन खाने लग गए कि जान दे यार गई तो। अब परेशान होके मनोज भी चला गया, खूब सुनाई मनोज को, अब मनोज भी चला गया। अब जब मनोज भी चला गया, तो जब मनोज पहुंचा अपने घर, ये पूरी इंसल्ट हो गई एकदम। अब पूरी इंसल्ट हो गई तो अपने घर पहुंचा। अब घर पहुंचा तो वहां श्रद्धा ने शुरू हो गई, श्रद्धा खूब चिल्लाया इसके ऊपर, मनोज के ऊपर खूब चिल्लाया, खूब डांटा कि तुमसे कितनी बार कहा था, मैं हजारों बार समझा चुकी हूं तुमको कि तुम प्यार प्यार प्यार, ये क्या है प्यार, ये तुम पढ़ते नहीं हो, ये है वो है, अब सुन लिया, अब खुश है। इस टाइप से तो भाई उसका दिल टूट गया, मनोज का दिल टूट गया पूरी तरीके से। उसने सोचा मेरे पापा ठीक कहते थे, ये दुनिया ही बेकार है, सब के सब बेईमान है। अब उसने बोला कि एक बात बताओ यार, क्या हम बेइज्जती के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? बचपन से अब तक बेइज्जती झेल रहे हैं क्या? हम इस इंसल्ट के लिए ही पैदा हुए हैं क्या? हम जलालत के लिए ही पैदा हुए हैं? तुम हमको मना ही कर दो, तुम हमको ना कर दो, आज तक तुमने हमको लटका के रखा है, तुम हमको मना कर दो, प्यार नहीं करती हो तो हम गांव चले जाएं, तुम हमको कह दो प्यार करती हो तो हम आईएएस बन के दिखाएं, कुछ तो बोलो। तो भाई वहां माहौल इतना ज्यादा इमोशनल बन गया कि श्रद्धा तो प्यार करने लगी गई थी, तो उसने भी हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है हम तुमसे प्यार करते हैं, अब तुम पढ़ो तो सही कम से कम। उसने कहा अब ऐसा करो, तुम अपने घर जाके बैठो, अब हम पे छोड़ दो। ऐसे कह के भैया मनोज शर्मा जो है वो चले गए अपने फ्रेंड के पास, उसी फ्रेंड के पास जिसका पीसीएस निकला था, और उससे पूछा कि भाई अब तुम ये बताओ कि ये पीसीएस निकलता कैसे, बस हमको निकालना है और हमको कुछ नहीं पता। वो वहां पे गया, उसने बताया कि भाई ये स्टॉप वॉच पकड़, इतने घंटे पढ़, इतने घंटे रुक, दूसरा काम खत्म। उसके बाद जब मनोज शर्मा ने ऐसी मेहनत करी दोस्तों, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी बहुत। अब उस मेहनत के बाद एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया हूं दोस्तों, उन्होंने वो जो होटल से आने के बाद ना आटे की चक्की पे भी काम किया था, आटे की चक्की थी वहां काम किया था, तो वहां भी बड़ी बेइज्जती सहन करनी पड़ी थी, वहां से भी निकाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं बता रहा था कि फिर यूपीएससी का इनका 4th अटेम्प्ट था। इन्होंने बहुत दिल लगा के मेहनत करी, 5-6 साल हो चुके थे, बहुत दिल लगा के पढ़ाई करी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने प्री भी निकाला, फिर मेंस निकाला, फिर ये पहुंचे इंटरव्यू में। अब सबको ये लग रहा था कि प्री मेंस तो चलो इसने निकाल दिया, लेकिन इंटरव्यू में इसकी बात नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि इसको तो माई नेम इज मनोज शर्मा भी नहीं आता, कैसे निकालेगा। और वही घटना इनके साथ वहां घट भी गई इंटरव्यू में। देखो जब किसी के पीछे कायनात पड़ती है तो फिर पढ़ी जाती है पूरी हाथ धो के।
अब क्या हुआ, इंटरव्यू में एक एक जो चेयरमैन जी थे वो थे मेहता जी। हम मेहता जी को क्या था कि वो इंग्लिश के बड़े शौकीन थे। अब मनोज शर्मा जी का इंटरव्यू होना था हिंदी में। अब उन्होंने तो आते ही इनसे कह दिया, यार तुमको इंग्लिश तक बोलना नहीं आता, तुम ऑफिसर बनना चाहते हो, ये मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, टूटी फूटी भी इंग्लिश नहीं आती तुम्हें। तो वहां क्या हुआ, थोड़ा माहौल गर्म हो गया। माहौल गर्म हो गया तो बाकी के जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने कहा चलो कोई नहीं बेटे, हिंदी में ही दे देना, चलो आप पानी पी लो। तो मनोज शर्मा जी ने वहां पे थोड़ा दिमाग लगाया। वहां पानी रखा हुआ था गिलास में, कांच कांच का गिलास था, उसमें पानी रखा हुआ था। उन्होंने कहा सर मैं नहीं पीऊंगा इस कांच के गिलास में पानी। अब वो पूछने लगे भाई अब ये तुम्हारे अलग नखरे हैं, कांच के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा, क्यों नहीं पियोगे कांच के गिलास में? सर मैं नहीं पीता कांच के गिलास से पानी। तो कहता भाई कांच के गिलास में हो चाहे स्टील के गिलास में हो, पानी तो पानी है। तो बोले सर यही एग्जैक्टली मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं, जो आपने मेरे को इतना टॉन्ट किया कि चाहे अब जब पानी है कांच के गिलास में हो चाहे स्टील के में, पानी तो पानी है। तो मेरे को देश की सेवा करनी है, अब चाहे मैं वो हिंदी में करूं चाहे अंग्रेजी में, उसमें दिक्कत क्या है? अब ये बात सुन के भाई बाकी कोई बोर्ड मेंबर बोल नहीं पाए, थोड़े से असमंजस में रह गए। तो उसके बाद फिर जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया दोस्तों, तब भी घटना घटी। अब क्या हुआ था, पहले नेट पे नहीं आता था रिजल्ट, पहले यूपीएससी जो वो है ऑफिस है, वहां बोर्ड पे लगाया जाता था रिजल्ट। तो अब क्या हुआ भाई, रिजल्ट लगना था तो ये सब लोग पहुंच लिए वहां, श्रद्धा मनोज ये सारे लोग पहुंच लिए उधर रिजल्ट के लिए। अब जैसे ही हड़बड़ी हुई रिजल्ट के लिए, ये मनोज उस पे बोर्ड की तरफ भागे, इनको जो वहां का गार्ड था चपरासी था उन्होंने धक्का मार दिया, गिर गए। अब वहां धक्का मारते गिर गए, वहां इतने ज्यादा दुखी हो गए कि यार दुनिया में हम तो आए ही बेइज्जती के लिए हैं। मतलब अब प्री दे दिया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद भी हम तो धक्के ही खा रहे हैं। वो परेशान होके दुखी होके बाहर आके बैठ गए। अब जब वो बैठ गए बाहर आके तो रिजल्ट देखने गई श्रद्धा। अब जब श्रद्धा रिजल्ट देख के आई तो भागी भागी आई और बोली तुमने पास कर लिया है और तुम बन गए हो आईपीएस ऑफिसर। अब पांडे जी, सबको पता चल गई कि आईपीएस बन चुके हैं। अब मनोज शर्मा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब एकदम से जब ऐसी वो हुई तो वो जो गार्ड जिसने धक्का मारा था वो भी आया, कहा बेटा आप देख लो रिजल्ट। तो वो लड़की बोलती रिजल्ट तो देख लिया, कि क्या हुआ कि ये आईपीएस बन गए। तो उस गार्ड ने जिसने धक्का मारा था, उसी गार्ड ने फिर वहीं के वहीं उनको सल्यूट भी किया। यहां से जिंदगी में रेस्पेक्ट मिलना अब शुरू हो गई। अब तक बेइज्जती ही बेइज्जती थी, अब रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई। और जब रेस्पेक्ट मिलना शुरू हुई तो ऐसी शुरू हुई कि आईपीएस बने, फिर डीआईजी भी बन गए और अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं मुंबई में। तो इस टाइप से इनकी ये जर्नी रही है दोस्तों। हर संघर्ष को इन्होंने चुनौती दी, अपना रास्ता कभी रोका नहीं। और जब ये आईएएस आईपीएस बन गए, उसके बाद आपको बता दूं जो श्रद्धा थी, जिससे ये प्यार करते थे, श्रद्धा भी आईएएस है आज की तारीख में। ये खुद आईपीएस हैं, इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, एक गर्ल है, बेबी गर्ल। अब क्या है कि जब ये श्रद्धा आईएएस बन गई, ये आईपीएस बन गए, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई पांडे जी से मिलना है। अब इन श्रद्धा ने कहा पांडे जी ने तो आपकी बहुत बेइज्जती करी है, अब क्यों मिलना है? कि नहीं, मेरी बेइज्जती तो उस बंदे ने बहुत करी है, लेकिन उस बेइज्जती से कई गुना ज्यादा उस बंदे ने मेरा साथ दिया है मेरे खराब टाइम में। जब मेरा खराब टाइम था मेरी बहुत हेल्प करी है। जब वो पांडे जी के पास गए, पांडे जी से मिले और उनसे बोला कि मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है पांडे जी आपका, आपने मेरे खराब समय में बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा। तो पांडे जी भावुक हो गए और उन्होंने मान लिया आखिर में कि प्रेम में शक्ति होती है, प्रेम में शक्ति होती है। दोस्तों बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको एक समरी देने की ज़रूर कोशिश करी है। आपसे अनुरोध है कि इस किताब को पढ़ना जरूर, बहुत मज़ेदार किताब है। मिलता हूं अगली पंक्ति में किसी और एक अच्छी कहानी के साथ, रियल कहानी के साथ, जो आपको फिर से प्रेरित करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।